लॉथमेयर्स कर्व। अब देखो, ये एक्चुअली नॉलेज बूस्टर है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है टोटली, ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके अभी 10th की लेवल पे रहते हुए पीरियोडिक टेबल की, और साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं थोड़ा उसमें भी डीपर अंडरस्टैंडिंग मिले आपको। उसके लिए ये थोड़ा सा एक मैं 5 मिनट का पार्ट इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें, लॉथमेयर्स कर्व। अब हमने अभी अभी पढ़ा है मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने जो जो एफर्ट्स डाली और मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। मेंडलीफ ने क्या कहा था? मेंडलीफ ने कहा था कि पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल इज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट की वजह से पीरियोडिसिटी आ रही है, एंड ही अरेंज्ड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू their increasing atomic weight। पर इससे क्या, मेंडलीफ को यहाँ पे ये इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट वाला आइडिया आया कहाँ से? ऐसा तो था नहीं कि मेंडलीफ रात को सोए, उनके सपने में भगवान आए, भगवान ने कहा बच्चा एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज कर दो और मजा आ जाएगा, सारी चीजें तुम्हें क्लियरली दिखाई देनी लगेंगी और तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। आगे आने वाले करोड़ों मतलब हजारों साल तक बच्चे तुम्हारा नाम याद रखेंगे और लोग तुम्हारा नाम याद रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेंडलीफ को ये आइडिया आया कहाँ से, ये सोचने वाली बात है। और ये क्वेश्चन सिंस आप साइंस पढ़ रहे हो आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज करने का आइडिया आया कहाँ से। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या साइंस पढ़ने के लिए मैं इस पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि देखो, सोचने वाली बात है, न्यूलैंड फेल हुआ, न्यूलैंड से पहले कौन फेल हुआ था? टोबर्नियर। दोनों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखे थे नंबर एलिमेंट्स को, और अपने अपने लॉज दिए थे। दोनों ने अपने अपने लॉज दिए थे ना। एक ने कहा था कि एवरेज निकाल लो एक्सट्रीम के 2 का तो मिडिल का वेट आ जाएगा। दूसरे ने कहा था कि म्यूजिकल स्केल्स के जैसा कुछ रिजेम्बलेंस आता है ना। अब फिर भी मेंडलीफ की हिम्मत देखो कि उन्होंने फिर भी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करा। तो ऐसे रैंडमली गेस तो उन्होंने करा नहीं होगा, और उनका रैंडम गेस दूसरे लोगों ने एंटरटेन भी नहीं करा होगा। मतलब दूसरे लोगों ने सुना भी नहीं होगा उनको ये बोलते हुए, अगर वो बोलेंगे सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में कर दो। तो उनको सपोर्ट करने के लिए क्या चीज थी, या उनको ये आइडिया आया कहाँ से? क्योंकि इससे पहले 2 साइंटिस्ट ऑलरेडी फेल हो चुके थे, और कुछ साल मतलब अच्छे खासे 50-60 साल निकल चुके थे जब फेल हुए थे, या जब हमने गलत लॉस पढ़े थे 2 बार। तो अब तीसरी बार भी गलती हो जाए तो सोचो उनको कितना ऑपोजिशन फेस करना पड़ा होगा अपना पीरियोडिक टेबल आगे रखने पे। या फिर उनके पास कोई बैकअप था। आप होते वहां पे उस टाइम पे तो उनकी चीज को एक्सेप्ट कर लेते, अगर वो ऐसे ही उठ के रैंडमली बोल देते कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट को अरेंज कर दो एलिमेंट्स को, और फिर सब कुछ सही हो जाएगा। तो आंसर इज नो। आप कभी भी ऐसे किसी भी आदमी को सिर्फ एक बात पे आप बोलोगे प्रूफ क्या है इसका, या ऐसा आइडिया आया कहाँ से, क्या मतलब कुछ भी करते रहे हम, तो इसका प्रूफ है ये लॉथर मेयर्स। एक्चुअली मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आने से पहले लॉथर मेयर्स ने क्या करा, सब देखो सारे साइंटिस्ट दुनिया भर के उस टाइम पे फ्लैशबैक में जा रखे हैं हम अभी। उस टाइम पे सारे साइंटिस्ट लगे पड़े थे कि कुछ एलिमेंट्स में रिजेम्बलेंस मिल जाए, कहीं कुछ तो पैटर्न मिले। तो लॉथर मेयर ने क्या करा, एक दिन लॉथर मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे और एटॉमिक वेट को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया और ग्राफ बनाया। अब लॉथरमेयर ने जैसे ग्राफ बनाया उसने देखा कि ये देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, ये सारे के सारे ये एलिमेंट्स पीक्स पे आ रहे हैं ग्राफ में। ग्राफ में पहाड़ से दिख रहे हैं आपको, और पहाड़ पे ये पीक्स पे आ रहे हैं सारे एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स के बारे में स्पेशलिटी क्या है, स्पेशल बात क्या है? इन एलिमेंट्स के बारे में स्पेशलिटी ये है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, या बेटर टू से मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं ये सारे।
मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सारे के सारे देखो पीक्स पे आ रहे हैं। अब इसके बाद जो पहाड़ पे ये ऊपर चढ़ते हुए एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये जो अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये पहाड़ पे ये ऊपर चढ़ते हुए, मतलब असेंडिंग साइड पे, ये माउंटेन की जो लेफ्ट में है इसको असेंडिंग साइड बोलते हैं। असेंडिंग साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो असेंडिंग साइड में सारे ग्राफ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आए। और अब डिसेंडिंग साइड की बात करें, डिसेंडिंग साइड मतलब यहाँ पे राइट पे, ये अब मैं ब्लू मार्कर से शो कर रहा हूँ, ये डिसेंडिंग साइड मतलब उतरते हुए पहाड़ पे। अब तो राइट साइड इस माउंटेन के या फिर डिसेंडिंग साइड, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और बॉटम में ये नीचे भाई अब ऐसे वैली सी बन रही है, यहाँ पे बॉटम भी तो है। बॉटम में जैसे ये और ये, और यहाँ पे ये बॉटम में हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। अभी होते क्या क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये आपको अभी आने वाले टाइम पे मतलब थोड़ी सी देर के बाद आपको मैं बताऊंगा। पर अभी आप एक चीज देखो यहाँ पे, जो मैं चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि लॉथरमेयर ने जब ग्राफ प्लॉट करा तो लॉथरमेयर को दिखाई दिया कि जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इस ग्राफ में लेफ्ट में आ रहे हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो टॉप पे आए और फिर राइट में आए नीचे, और बॉटम में सारे ट्रांजिशन एलिमेंट बॉटम में आए। तो यहाँ पे उन्होंने एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट करा था, एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट की वजह से ऐसा हमें पैटर्न दिखाई दिया यहाँ पे कि एटॉमिक वेट की वजह से यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो मेंडलीफ, अब ये आइडिया लॉथरमेयर को नहीं आया, ये आइडिया मेंडलीफ को आया। मेंडलीफ ने कहा कि मेरे को अभी 60 एलिमेंट्स पता है। मेंडलीफ को 60 एलिमेंट्स पता थे ना, तो मेंडलीफ ने कहा मेरे को 60 एलिमेंट्स पता है और एटॉमिक वेट में कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है उसकी वजह से। तो मेंडलीफ ने ट्राई करा और अपना लॉ आगे रखा, और मेंडलीफ ने कहा पीरियोडिसिटी या reoccurrence of properties is due to atomic weight. Yeah, if we arrange atoms in atomic increasing order of atomic weight, yeah, if we arrange elements in increasing order of atomic weight, we will get our periodic table. तो मेंडलीफ ने अपना ये लॉ आगे रखा और उनको काफी सक्सेस मिली, या काफी एडवांटेजेस जो जो थी वो तो आप ऑलरेडी देख चुके हो। तो मेंडलीफ का आइडिया यहाँ से आया था। अब ये चीज आपकी बुक्स में मेंशन नहीं है और ये चीज आपको कोई बताने भी नहीं वाला, तो एक नॉलेज बूस्टर था, एक एक्स्ट्रा फन फैक्ट था। आपको स्टोरी समझ में आई, अच्छा लगा तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं भाई, नया कुछ सीखे हो। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नाइनटीन थर्टीन की बात है। अब मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में ड्रॉबैक्स थे। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल 100% करेक्ट नहीं था, उसमें कुछ फ्लॉज थे। कहीं कहीं तो मेंडलीफ ने खुद अपना लॉ तोड़ा था ताकि वो जस्टिफाई कर सके अपने पीरियोडिक टेबल को। और मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल सक्सेसफुल क्यों हुआ था ये आप सबको पता है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज को दी थी, या फिर उन्होंने ज्यादा सिग्निफिकेंस दी थी कि एक जैसे एलिमेंट्स को एक साथ रखना है, इसलिए वो सक्सेसफुल हुए थे। पर उनकी कोई लिमिटेशंस भी थी, उनके ड्रॉबैक्स थे। तो सारे के सारे साइंटिस्ट जितने भी हैं वर्ल्ड में सब लगे थे अब 1913 के अराउंड कि मेंडलीफ के जो ड्रॉबैक्स हैं उसे हटाया जाए और अपना पीरियोडिक टेबल को सॉलिडिफाई करें कि हाँ भाई हमारा पीरियोडिक टेबल 100% करेक्ट है।
पर कुछ सक्सेस नहीं मिल रही थी उन्हें, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, तो एक फिजिसिस्ट आया आगे, और उनका नाम था मोजले। फिजिसिस्ट आए, देखो भाई फिजिसिस्ट सारी जगह घुस जाते हैं। फिजिसिस्ट आए आगे, और फिजिसिस्ट मोजले ने आके बोला कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल देन atomic weight. So the elements should be arranged in increasing order of atomic number. अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो सोच रहे हैं बच्चे कि ये क्या होता है, ये क्या हो गया, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, इतना मत सोचा करो और थोड़ा सा चीजों को याद भी रखा करो। तो मोजले ने आके बोला कि एटॉमिक वेट से ज्यादा फंडामेंटल एटॉमिक नंबर है, और एलिमेंट्स को आप एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती हैं, करके देखो। तो जैसे ही हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करा, तो हमें अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिल गया, या फिर इसी को जो ये बोला मेंडलीफ ने स्टेटमेंट, इसी को बोल दिया हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एंड this removed all the drawbacks of Mendeleev. तो मेंडलीफ के जितने भी ड्रॉबैक्स थे वो सारे के सारे एक छोटा सा चेंज करने पे रिमूव हो गए। अब मोस्ले को भी सपना नहीं आया था, मोस्ले ने भी कोई एक्सपेरिमेंट करा था, कुछ ना कुछ करा था ये बोलने से पहले, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि वो आपकी लेवल पे अभी जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न लॉ हमने पढ़ लिया है, अब पीरियोडिक टेबल को देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल है कैसा। तो यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल है जो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करने के बाद आया था सामने। अब यहाँ पे एक्चुअली एक चीज मिसिंग है, हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आप अपनी बुक्स में देखना, आपकी बुक्स में प्रोबेबली यहाँ पे ऐसे डैश लाइन में बहुत ट्रांसपेरेंट सा ये ग्रुप 7 में या ग्रुप 17 में मेंशन्ड होगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले चलो मैं आपको दो चीजें और बता देता हूँ यहाँ पे। व्हाट इज पीरियोडिसिटी, और एक और चीज बताऊंगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। सबसे पहले पीरियोडिसिटी है क्या और पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है। तो पीरियोडिसिटी इज रीअकरेंस ऑफ properties after definite interval। डेफिनेट इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का रीअकरेंस होना या प्रॉपर्टीज बार बार रीअकर करना एक डेफिनेट इंटरवल के बाद, इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है, पीरियोडिसिटी का कॉज है सिमिलर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन occurrence
तो एक्चुअली क्या होता है कि डेफिनेट इंटरवल के बाद लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो सेम आ जाता है. सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि लास्ट शेल में एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं. तो उससे क्या होता है, अब जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए एलिमेंट के. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज. इसमें आपको और इनसाइट मिलेगी अभी आगे आने पे. पर आप ये चीज अभी से ध्यान रखो कि केमिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है. ये आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता तो अब अच्छे से याद रखना, भूलना मत. दूसरी चीज, पीरियोडिसिटी आने का रीजन भी यही है कि बार बार पीरियोडिक टेबल में लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर रिपीट होता है. तो इसकी वजह से पीरियोडिसिटी आती है. अब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं. तो जब मैं छोटा था यार, मेरे को एक चीज बड़ी कंफ्यूज करती थी कि पीरियोडिक टेबल में ये हॉरिजॉन्टल रोज को तो ग्रुप पीरियड बोल दिया, ठीक है, 1 2 3 4 7, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड हो गए. अब ग्रुप्स 1 से लेके 18 तक, मतलब 1 से लेके 18 तक ग्रुप्स बोल दिए. तो ये भी समझ में आया, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 18. पर यार यहाँ पे कहीं पे 1 लिखा होता था 2 रोमन नंबर्स में, फिर यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और फिर 1 यहाँ से स्टार्ट. मतलब ये क्या, मतलब ग्रुप इसको 13 बोले या ग्रुप 3 बोले, क्या बोले इसे? और यहाँ पे ग्रुप 2 बोले, ग्रुप 1 बोले, मतलब क्या, कैसे करना है? तो मेरे को ये चीज बड़ी कंफ्यूज करती थी और मेरे को किसी ने आंसर भी नहीं करा था उस टाइम पे. क्या पता ना पता हो, इस चीज का आंसर नहीं करा था कि ये डिफरेंस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे. और ये क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में ना आया हो, तो अब आपके पास है ये क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इसका आंसर क्या है. तो मेरे को ये चीज बड़ी परेशान करती थी कि ऐसा क्यों है, ऐसा ये दो क्यों लिखे हुए हैं, ये क्या है, मतलब क्या है, ये कैसे अरेंजमेंट करा हुआ है, क्या है ये. और बोलते हैं पीरियोडिक टेबल इतना अच्छा है. तो मैंने बहुत लोगों से पूछा, मेरे को तो उस टाइम पे किसी ने नहीं बता पाया या किसी ने नहीं बताया. तो मैं आपको बता दूंगा, अब मेरे को पता है, टाइम चेंज हो गया ना. तो एक्चुअली यहाँ पे ये 1 to 18 ग्रुपिंग करने को, और ये रोमन नंबर्स में 1A और ये 1B वाली नंबरिंग, एक्चुअली ये दो डिफरेंट सिस्टम्स है नंबरिंग करने के. ठीक है, ये एक सेपरेट सिस्टम है नंबरिंग करने का, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स की नंबरिंग करने का, ये 1 to 18 ये एक सेपरेट सिस्टम है. और ये नीचे रोमन न्यूमरल्स में लिखने का ये सेपरेट सिस्टम है. तो ये दो सिस्टम आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखा रखे हैं, एक तो 1 to 18 सारे, और दूसरा ये रोमन न्यूमरल वाले. अब 1 to 18 वाले सिस्टम को IUPAC सिस्टम बोलते हैं. और 1A 1B 2A 2B 3A 3B वाले सिस्टम को एक्चुअली ये यूएस में फॉलो होता था मिड 20 सेंचुरी के अराउंड. यूएस में ऐसे फॉलो करते थे और अभी तक फॉलो हो रहा है. यूएस में जनरली यही फॉलो होता है, फॉलोज फ्रॉम मिड 20 सेंचुरी, 20th सेंचुरी से. इसको फॉलो करते हैं यूएस में. तो यूएस वाला सिस्टम ये रहा, और आईयूपीएससी वाला सिस्टम ये. अब ये आईयूपीएससी है क्या चीज, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आईयूपीएससी की फुल फॉर्म लिखना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो एक्चुअली ये आईयूपीएससी एक बॉडी है केमिस्ट्री की यूनिट्स को सेम करने के लिए थ्रू आउट वर्ल्ड में रिस्पॉन्सिबल है.
कि अब देखो इंडिया से कोई उठ के कह दे नहीं मैं तो रोमन न्यूमरल्स नहीं, मैं तो हिंदी के अल्फाबेट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे ग्रुप में, तो कोई कुछ उसे कह मना थोड़ी ना कर सकते, एलिमेंट्स तो वही है, लिख सकते हो। अब कोई फ्रांस से उठ के गया कि नहीं मैं तो फ्रेंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे करूंगा। तो अलग अलग सोचो, जब साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड के एक साथ मिलके कोई नई रिसर्च करते हैं या कुछ, एक्चुअली साइंस ना बड़ी अच्छी चीज है। साइंस वर्ल्ड के हर एक कॉन्टिनेंट के या हर एक कंट्री के साइंटिस्ट को एक साथ लेके आती है। तो एक्चुअली साइंस जो है वो ग्लोबलाइजेशन को या ग्लोबलिज्म को ज्यादा प्रमोट करती है। हम सब ह्यूमंस हैं और अर्थ पे रह रहे हैं, साइंस इस चीज को प्रमोट करती है, कोई भेदभाव नहीं है किसी में भी, सबके लिए एक ही जैसा पीरियोडिक टेबल है, या सबके लिए एक ही जैसी चीजें हैं, सबके लिए एलिमेंट्स ये हैं जो अर्थ पे रहते हैं, उन सबके लिए ये 118 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे, अब जैसे सोचो वैसे जिसको जो अच्छा लगे। चलो यहाँ पे इस टॉपिक को छोड़ते हैं। IUPAC एक इंटरनेशनल बॉडी है जो सारी जगह सारी कंट्रीज में केमिस्ट्री एक जैसी फॉलो हो इसका ध्यान रखती है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। अब ये तो क्लियर हो गया कि ग्रुपिंग क्या है, कैसे करी हुई है। अब यहाँ पे एक और चीज है जो मेंशन करने वाली है, यहाँ पे नीचे 112 से 116 वाले एलिमेंट्स जो हैं, एक्चुअली ये क्लेम्ड है पर प्रूव नहीं है। ये साइंटिस्ट ने बहुत सारी जगहों पे क्लेम करे हैं और बहुत अच्छे एविडेंस है हमारे पास कि ये एलिमेंट्स हैं, पर ये एलिमेंट्स अभी 100% प्रूव नहीं हुए। कि हमें पता तो है कि ये है, पर अभी हम इनको प्रूफ नहीं कर पाए कि ये है। तो इसलिए इनको ऐसे ये UUB UUT ये सब ऐसे लिखा हुआ है। अब ये नंबरिंग कैसे होती है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं या 100 के ऊपर एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होता है, उनके लिए एक स्पेशल नंबरिंग फॉलो होती है उनका नाम लिखने में। और ये किसने सजेस्ट करी हुई, हमारे IUPAC ने या IUPAC ने। तो ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, पर उससे पहले आप यहाँ पे देखो कि ग्रुप्स का पीरियड्स का क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो बनता है, वाई हाइड्रोजन इज मेंशन्ड above group 1 and ग्रुप 17 और ग्रुप 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस में एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3-4 अलग अलग लैंग्वेज या 3-4 अलग अलग टाइप से क्वेश्चन यही पूछते हैं। कहने का मतलब कि हाइड्रोजन दो जगह क्यों प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, बिकॉज ये बिकॉज का सिंबल होता है भाई, बिकॉज हाइड्रोजन बिहेव्स एज a metal as well as halogen। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी दे देता है और H पॉजिटिव बन जाता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। और कभी कभी क्या करता है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलके H2 बना लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते तो ये मेटल्स की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स मिलके डायटोमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखना है, ये लिख लो आप। एक्चुअली यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ स्लाइड पे, पर आपको बता रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ। हाइड्रोजन कैन लूज one electron easily just like metals and form a positive ion। इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। सेकेंड, hydrogen can form diatomic molecules just like elements of group 7, therefore it behaves as elements of group 7 as well as elements of group 1। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को हैलोजेंस बोलते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे हैलोजन लिख दिया, ठीक है। और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स बोलते हैं। अभी ये चीज आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आपको पढ़ा रहा हूँ, पर यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि हाइड्रोजन को दो जगह मेंशन क्यों करते हैं और इसका रीजन भी देते हैं।
ये रीजन मैंने शायद पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि हाइड्रोजन के रिएक्शंस के साथ समझाया था। कैसे? यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन HCl बन जाता है और Na प्लस क्लोरीन NaCl बन जाता है। तो जैसे सोडियम का रिएक्शन हो रहा है वैसे ही हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है और H और H H2 बना लेते हैं, Cl और Cl Cl2 बना लेते हैं। तो जैसे क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है वैसे ही हाइड्रोजन डायटोमिक एटम बना रहा है और मेटल्स की तरह या फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की तरह रिएक्शंस वैसे कर रहा है। तो आप ये एक एग्जांपल में भी दोबारा नोट कर लो इस क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए, बहुत काम आता है। क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाए तो आप एक ही लाइन लिख के आ जाओगे, आपको 3 नहीं आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर 3 मार्क्स पूरे चाहिए तो ये एग्जाम्पल्स और वो डायटोमिक वाला प्रॉपर्टी ये सब बोलना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, सॉरी। बोलोगे वहां पे कोई सुनेगा, वो लिख के आ जाएगा, उसे मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स रह जाएंगे। कॉपी में लिख के आना। अब चलो यहाँ पे देखते हैं कि ये है क्या। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल को ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करा है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। अब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को S ब्लॉक कॉल करते हैं। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक इसे P ब्लॉक कॉल करते हैं और 3 से लेके 12 तक इसको D ब्लॉक कॉल करते हैं और नीचे पीरियड 6 एंड 7 को F ब्लॉक कॉल करते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, ये F ब्लॉक है और यहाँ से 13 से ये 18 तक ये P ब्लॉक है। बीच में ये 3 से 12 वाला ये D ब्लॉक है और 1 और 2 ये S ब्लॉक है। तो 4 ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल में जिसे हम डिवाइड करते हैं SPDF। तो ये चीज क्लियर हो गई, मैं यहाँ से हटाता हूँ ताकि नेक्स्ट चीज पढ़ा सकूं। नेक्स्ट चीज है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स कॉल करते हैं। ये ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एल्कली मेटल कॉल करे जाते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल कॉल करते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कॉल करते हैं। ग्रुप 3, अच्छा अब ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक इनको ट्रांजिशन मेटल्स कॉल करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉल करते हैं। ठीक है, ग्रुप 3 से ये ग्रुप 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स कॉल करते हैं। अब ऐसा इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कॉल करते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। नेक्स्ट, यहाँ पे आप एक लाइन देखोगे, ये जहां मेरा कर्सर चल रहा है ऐसे जिगजैग लाइन दिखेगी आपको अपनी बुक में। जो जो मैं बता रहा हूँ ये आप अपनी बुक में नोट करते रहो पेंसिल से पीरियोडिक टेबल के साथ, क्योंकि ये सब भूल जाओगे। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे मेटलॉइड्स है। जो भी इस लाइन के बॉर्डर पे हैं ये मेटलॉइड्स है। इस लाइन के लेफ्ट में मेटल्स हैं और इस लाइन के राइट में नॉन मेटल्स हैं। तो ये जो जिगजैग लाइन है इसके राइट में नॉन मेटल्स है और इसके लेफ्ट में मेटल्स है। और ये जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे जो है एलिमेंट्स, ये बॉर्डर वाले एलिमेंट्स मेटलॉइड्स हैं। अब ग्रुप F के एलिमेंट्स को रेयर अर्थ मेटल कॉल करते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स। और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को नोबल गैसेस, ये तो आपको पता है। तो एक्चुअली देखो, ग्रुप नहीं, ब्लॉक एस और ब्लॉक पी के एलिमेंट्स को एक और नाम दे देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ग्रुप डी के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कॉल करते हैं, क्योंकि देखो लेफ्ट में मेटल है, राइट में नॉन मेटल है। तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जर्नी हो रही है, ये 3 से 12 वाले एलिमेंट शो करते हैं। या मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, ये बीच वाले या ग्रुप डी के एलिमेंट शो करते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉल करते हैं। और ब्लॉक एफ के एलिमेंट्स को रेयर
अर्थ मेटल्स कॉल करते हैं। ग्रुप एफ के एलिमेंट या ब्लॉक एफ के एलिमेंट्स को रेयर अर्थ मेटल्स कॉल करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डज, आप क्वेश्चन लिखो, व्हाई डज block F is mentioned separately from the periodic table। ब्लॉक F को हम सेपरेटली मेंशन क्यों करते हैं पीरियोडिक टेबल से? तो इसका आंसर है बिकॉज टू मेंटेन द सिमेट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। If block F was included in the periodic table, the period 6 and 7 would have been much larger and the symmetry of our periodic table has been disturbed। तो periodic table की symmetry disturb ना हो इसलिए block F को हम separately mention करते हैं। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखना और ये क्वेश्चन लिख लो क्योंकि ये important है, आता है कोर्ट्स में। अब ये हो गया, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। कभी कभी ग्रुप्स का हम स्पेशल नामकरण कर देते हैं, जैसे ग्रुप 1 को एल्कलाइन मेटल और ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 18 को हमने क्या कॉल करा था? हालो इनर्ट गैसेस। इसका एक और नाम होता है नोबल गैसेस। इसका एक और नाम होता है, नहीं पता था ना, दो ही नाम पता थे ना ग्रुप 18 के, एक और नाम होते हैं एरोजेंस। और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हैलोजेंस, ग्रुप 16 के एलिमेंट को चाल्कोजेंस, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को फिनिक्टोजेंस। तो ये ग्रुप्स के कुछ स्पेशल नाम्स हैं, हैलोजेंस, फिनिक्टोजेंस और चाल्कोजेंस और एरोजेंस या नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। तो ये भी आप लोगों को याद होने चाहिए कि इन ग्रुप्स को ऐसे स्पेशल नामों से भी बुलाया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ ग्रुप के बारे में। ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप एक्चुअली क्या बताता है और पीरियड क्या बताता है ये देखते हैं। ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं सबके वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देखोगे, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1, लिथियम के लास्ट शेल में 1, सोडियम के लास्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे अब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के पास लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। तो ये ग्रुप क्या बताता है? ग्रुप बताता है, ग्रुप का नंबर बताता है कि इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो ग्रुप नंबर tells the number of valence electrons। और पीरियड नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल्स और ऑर्बिट्स इन एन एटम। एटम में कितने शेल्स हैं, कितने ऑर्बिट्स हैं, ये बताता है पीरियड नंबर। पीरियड 1 में जितने भी एलिमेंट है, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, इनके पास एक ही ऑर्बिट होती है। पीरियड 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम वाला बना के देखोगे, आपको याद होगा, तो पीरियड 2 के एलिमेंट्स के पास 2 ऑर्बिट, पीरियड 3 के एलिमेंट्स के पास 3 ऑर्बिट एंड सो ऑन। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बताता है पीरियड नंबर, और ग्रुप नंबर बताता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बता देता हूँ। तो मेटल्स कौन होते हैं? जो एटम्स इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं अपने लास्ट शेल में और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को मेटल कॉल करते हैं। अब
स्टेबिलिटी दो तरीके से आ सकती है। स्टेबिलिटी के दो तरीके हैं, या तो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करें या इलेक्ट्रॉन का गेन करें। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस करने पे पॉजिटिव आयंस बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का गेन करने पर नेगेटिव आयंस बनते हैं। जिन एलिमेंट्स के लास्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, they lose their electrons to get stable electronic configuration. और जिनके लास्ट शेल में 5 6 7 होते हैं, they gain electrons. वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ताकि उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव आयंस बनेंगे। नेगेटिव आयंस बनेंगे इसलिए इनको इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, और इनके पास इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको नॉन मेटल बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का दूसरा नाम नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7। ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 मतलब ये वाले, ये सारे अभी तो इनका एग्जांपल दिया। ये सारे नॉन मेटल क्यों हैं? क्योंकि ये जनरली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की क्या वजह है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह है कि इनकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 5 6 एंड 7। तो इनके लिए बेटर क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ताकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो सके। वेयरएज अगर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ऐसे स्टार्टिंग के एलिमेंट्स देखें तो इनके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इनको स्टेबिलिटी चाहिए, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, नहीं हाइड्रोजन तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, लिथियम की बात करते हैं। अगर लिथियम को स्टेबिलिटी चाहिए तो इसको अपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। तो नेचर इसे कहेगी तू पागल है, 7 इलेक्ट्रॉन्स के इंतजार में बैठा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर और स्टेबल हो जाए जल्दी से। तो ये Li+1 बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन देना इसको पॉसिबल नहीं है। और मतलब समझदारी वाली बात नहीं है, अच्छा आइडिया नहीं है। अच्छा आइडिया ये है कि एक अपने 7 का इंतजार ना करे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करे और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब पहला शेल है उसके पास एक ही शेल है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 हैं तो दूसरे में 8 होने चाहिए, और 3 है तो तीसरे में 8 होने चाहिए। तो 2 8 8 मतलब फिल होने चाहिए लास्ट वाला शेल पूरा। इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? लास्ट शेल मस्ट बी फिल्ड कंप्लीटली। ठीक है। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। नोबल गैसेस जितनी भी होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, इसलिए इनकी वैलेंसी 0 होती है। अब जितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए उसी को वैलेंसी कॉल करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन टू अटेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डेफिनेशन लिख लो इसकी। The number of electron lost or gained to attain a stable electronic configuration is known as valency. इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी मतलब मेटल्स की वैलेंसी +1 +2 +3
और नॉन मेटल्स की -1 -2 -3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा होगी। अब जिस ग्रुप 4 के एलिमेंट्स की तो बात ही नहीं करी, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 लूज भी कर सकता है और 4 गेन भी कर सकता है। कर सकता है नहीं कर सकता? 4 लॉस भी हो सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉन और 4 गेन भी हो सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जब नेचर ने सोचा तो वो भी कंफ्यूज हो गई, कह रही क्या कर रहा हूँ, इन्हें लूज कर रहा हूँ या गेन कर रहा हूँ? अगर लूज करा दिए तो बाकी सब भड़क जाएंगे, अगर गेन करा दिए तो नॉन मेटल भड़क जाएंगे। तो उसने क्या करा, उस नेचर ने कहा कि तुम चलो शेयरिंग कर लेना और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते रहना ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम शेयरिंग से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना। तो जितने ये 4 इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स होते हैं ना, ये जनरली शेयरिंग से स्टेबिलिटी अटेन करते हैं, ये ट्रांसफर से नहीं करते। ठीक है, और शेयरिंग से अगर स्टेबिलिटी अटेन हो रही हो, शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं दो एटम के बीच में, तो उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। बिल्कुल सही याद आया आपको। तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, तो इसलिए उनकी वैलेंसी 0 होती है। और नॉन मेटल्स की -1 -2, मतलब हैलोजेंस की जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है वो तो एक ही गेन करेगा, तो उसकी -1, और जिसके पास 6 है वो 2 गेन करेगा तो -2, और जिसके पास 5 है वो 3 गेन करेगा तो -3। तो इनकी वैलेंसी ये होती है। तो यहाँ पे हमने दो कंसेप्ट पढ़े, एक तो मेटल्स के और दूसरे नॉन मेटल्स का। मेटालिक कैरेक्टर, अब मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, ये देखो ये रह गया था, वैसे तो अंडरस्टूड है पर कुछ बच्चों के लिए लिख देते हैं। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, देखो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलेंगे, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के पास मेटालिक कैरेक्टर होता है, और मेटालिक कैरेक्टर का दूसरा नाम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, आगे बढ़े, ये सब अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो हमने बहुत सारे कुछ देख लिए हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक 18 नंबरिंग 1 to 8 है, और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं। एलिमेंट्स जो ग्रुप में होते हैं उनके पास सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। एलिमेंट्स जो ग्रुप में होते हैं उनकी सबकी सेम वैलेंसी होती है। अब लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी तो सेम ही होगी। फोर्थ, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। अब वैलेंसी सेम है, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है, वही केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी क्योंकि लास्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसी की बात कर रहा था। द फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब ग्रुप में वेरी करेगा, ये ध्यान रखना। ग्रुप में फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरीज। अब एटॉमिक रेडियस हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगा। अब नीचे जा रहे हैं, ऑर्बिट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, ऑर्बिट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है तो एटॉमिक रेडियस जनरल सी बात है इंक्रीज होगा। पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। जितने भी पीरियड में एलिमेंट्स हैं सब में एक एक करके वैलेंस शेल का नंबर बढ़ता जाता है। एक्चुअली ये क्या समझाना चाह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट की लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि आपको, मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि सेकेंड पीरियड को देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, लेफ्ट टू राइट। आप जैसे जैसे अगर इन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन करके बढ़ता जाएगा। और ऐसी किसी भी पीरियड में आप देख लो, आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे। एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल चेंज, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड ऑल्सो चेंज। क्लियरली सी बात है, पीरियड में नंबर ऑफ वैलेंस शेल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो पीरियड में, देखो ध्यान से वहां पे अपने पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इन पीरियड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसका क्या रीजन होता है, इसको होता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो इस वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। फोर्थ, a long period the metallic character decreases। अब
पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, मतलब मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ये फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो अलोंग द पीरियड रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होगा। मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को अलोंग द पीरियड के लिए यूज करूंगा और वर्टिकल लाइंस को या ऐसे नीचे की तरफ एरो बनाऊंगा तो ये डाउना ग्रुप का सिंबल है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे ग्रुप में जब नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर, ये अभी आप याद रखो, जब ग्रुप में हम नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और अब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। डाउना ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। मेंडलीफ के लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कंफ्यूज नहीं होना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दूसरा नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीफ ने इतनी बड़ी गलती थोड़ी ना करी थी, आइडिया तो मेंडलीफ ने ही दिया था ना, तो मेंडलीफ को मेंडलीफ का क्रेडिट देने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज की एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स ब्लॉक्स में आपने क्लासिफाई कर दिए तो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है ब्लॉक्स में क्लासिफाई करने के बाद उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये डेप्थ में पॉइंट आपको ट्वेल्थ क्लास में समझ में आएगा, 11th क्लास में समझ में आएगा, या हो सकता है जब कॉलेज में पढ़ाई करो, केमिस्ट्री पढ़ो कॉलेज में, या कॉलेज में जब भी पढ़ाई करो तब समझ में आए। तो ये काफी डीप पॉइंट है, पर अभी के लिए तो इतना ही याद रखो और इतना सुन के आपको सेटिस्फैक्शन भी हो जाएगी, पर मैंने आप पे आपको हिंट दे दिया कि ये पॉइंट बहुत डीप है, इसमें बहुत सारी चीजें आप आगे आगे क्लासेस में जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको पता लगेंगी। तो SPDF ब्लॉक्स में अरेंज करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटर हो जाती है या बेटर समझ में आती है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, देयरफॉर नो सेपरेट स्पेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर आइसोटोप्स। अब मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में गड़बड़ आई हुई थी एक, कि आइसोटोप सबसे पहले क्या होते हैं ये बता देता हूँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, तो डिफरेंट मास नंबर है पर एटॉमिक नंबर सेम है, ऐसे लोगों को आइसोटोप्स कहते हैं। अब मेंडलीफ ने तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग करा था, तो आइसोटोप्स का मास तो डिफरेंट है, तो आइसोटोप्स को अलग अलग जगह पे रखना पड़ रहा था मेंडलीफ को, पर उन्होंने नहीं रखा था, तो ये उनकी गलती थी कि अपनी लॉ को डिफाई कर रहे हैं, अपनी लॉ को नहीं मान रहे। और जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो बेस्ड ही एटॉमिक नंबर पे, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, आइसोटोप्स का सबका सेम एटॉमिक नंबर होता है, तो जितने भी आइसोटोप्स हैं एक एलिमेंट के सब एक ही जगह पे आ गए। अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट के अलग अलग तरह के आइसोटोप्स हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, तो एक ही एलिमेंट को मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह पे रखना पड़ रहा था, पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन सबको एक साथ रख दिया क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है। फोर्थ एडवांटेज, पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स व्हिच वर अ मिसफिट ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। अब देखो मेंडलीफ ने एटॉमिक मास की वजह से कुछ गड़बड़ करी थी पीरियोडिक टेबल में, जैसे आर्गन प्रेसीड्स पोटेशियम बिकॉज आर्गन हैज एटॉमिक नंबर दिस विच इज लेसर देन पोटेशियम। मेंडलीफ ने आर्गन को
पीछे रखा था और पोटेशियम को बाद में रखा था, पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम का वेट कम है आर्गन से, तो पोटेशियम को आर्गन से पहले होना चाहिए। पर करेक्ट तो यही है कि पहले आर्गन आएगा और फिर पोटेशियम आएगा, क्योंकि अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने इसको जस्टिफाई कर दिया। क्यों? क्योंकि आर्गन का एटॉमिक वेट 18 है और पोटेशियम का एटॉमिक वेट 19 है। मेटल नॉन मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये सब बेटर क्लासिफाई हो गए और सारे के सारे एक जैसे एलिमेंट्स एक साथ रखे गए। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में एक जैसे एलिमेंट्स को एक साथ नहीं क्लासिफाई करा गया था, मतलब मैं इतने अच्छे से नहीं करा था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये अच्छे से और बेटर क्लासिफाइड करे गए हैं मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल से। आप जब दोनों को साइड बाय साइड रख के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत अच्छे से क्लासिफाइड है। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे से नीटली क्लासिफाई हो रखा है, सारे एलिमेंट्स एक साथ रखे हुए एक तरह के। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में इतने अच्छे से नहीं रखे हुए थे, उनकी गलती भी नहीं थी, 60 एलिमेंट्स थे तब तक, अब तो इतने सारे हो गए। अरे एक चीज रह गई, मैंने आपको कहा था ना कि मैं नंबरिंग करनी सिखाऊंगा। ग्रेटर देन 100 एलिमेंट, ग्रेटर देन एटॉमिक वेट जिनका 100 होता है, 100 से बड़ा होता है, नंबरिंग फॉर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो जिनका एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट 100 से बड़ा है उनकी नंबरिंग कैसे करते हैं ये सिखाने के लिए मैंने आपको कहा था। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 को नील कॉल करते हैं, 1 को अनकॉल करते हैं, 2 को बाय कॉल करते हैं, 3 को ट्राई कॉल करते हैं, 4 को क्वाड कॉल करते हैं, 5 को पेंट कॉल करते हैं, 6 को हेक्स कॉल करते हैं, 7 को सेप्ट कॉल करते हैं, 8 को ऑक्ट कॉल करते हैं, 9 को इन कॉल करते हैं। तो एक्चुअली ये नंबर्स का मतलब 7, ये तो आपको पता होगा, ये बहुत कॉमन सी चीज है। एक ये 9, 9 को ई एन एन कॉल करते हैं, इन। अब आप देखो इनके जो सिंबल्स हैं, इसका एन, इसका यू, इसका बी, इसका टी, इसका क्यू, इसका स्मॉल पी, इसका स्मॉल एच, इसका एस, इसका ओ, इसका स्मॉल ई। तो इनके सिंबल्स हैं। फुल फॉर्म आपको पता लगी कि इनका कैसे, ये नाम क्या है इन सब के नंबर्स के, और इनके सिंबल्स भी पता लग गए। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे 104 है, तो 104 को क्या करेंगे, अन निल क्वाड, और इनके साथ आई यू एम लगा देते हैं, ई एम। एलिमेंट बन गया आपका पीरियोडिक टेबल में। एक्चुअली ये सारे के सारे ये टेम्पररी नेम देने के तरीके हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जैसे लास्ट के एलिमेंट्स हैं वो अनश्योर थे। तो आज से कुछ सालों पहले आईयूपैक ने या आईयूपीएसी ने क्या करा था, आईयूपीएसी ने कहा था कि जिन मतलब जो जो एलिमेंट्स अभी 100 के ऊपर आप नहीं प्रूव कर पा रहे हो 100%, तो उनको नाम देना, या अभी उनका नाम नहीं सजेस्ट हुआ था। तो आईयूपीएससी ने एक्चुअली बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी एलिमेंट्स का नाम देने पे। अब कहीं रशिया में एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो रशिया कहता था कि मेरे साइंटिस्ट के नाम पे इस एलिमेंट का नाम होगा, और अमेरिका कहता था कि नहीं, मेरे साइंटिस्ट ने भी इसे डिस्कवर कर दिया, तो मेरे साइंटिस्ट के नाम पे इस एलिमेंट का नाम रखा जाएगा, और बहुत लड़ाइयाँ होती थी। तो आयुपैक ने कहा कि अभी टेम्पररी नाम दे देते हैं इन्हें, और फिर जब 100% ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी फिर तब की तब देखेंगे, साइंस तो आगे बढ़े। तो आईयूपीएसी ने नाम देने का तरीका ढूंढा था, और इनका सिंबल भी बनाने का तरीका ढूंढा था। एक्चुअली ये जो सिंबल्स हमने लिखे ना, जैसे 1 के लिए यू, 0 के लिए निल, और 4 के लिए क्यू लिखा था, तो यू एन क्यू, तो ये इसका सिंबल हो गया। ऐसी अगर आप देखोगे 1 1 5, तो अन अन पेंट यम, तो
अनन पेंटियम बन गया ये 115 वाला एलिमेंट, इसका टेम्पररी नाम, और इसका सिंबल UUP। यहाँ पे देखो 115 वाला UUP, UUH, UUQ, UU। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि ये क्यों है। ये आप अपने दोस्तों के सामने बोस्ट कर सकते हो, दोस्तों के सामने ये चीज फ्लॉन्ट कर सकते हो कि इसका मतलब क्या है, दोस्तों से क्वेश्चन पूछ के और उनके सामने थोड़ा सा शो ऑफ कर सकते हो कि हाँ आपको ज्यादा नॉलेज है, आपको इतने अच्छे से पीरियोडिक टेबल आता है कि पीरियोडिक टेबल में लास्ट के एलिमेंट्स का नाम कैसे रखा गया और किसने दिया, आपको ये भी सब पता है। आप उनको नाम रखना सिखा सकते हो, और बस आप अपने नाम के आगे भी EM लगा लो, आपका नाम भी एलिमेंट का नाम बन सकता है अगर आपने कोई नया एलिमेंट डिस्कवर कर दिया तो चलो